नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि हम लोगों ने जीएस का क्लास जो शुरू किया था, उसमें क्या देखा था? हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखा था, मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था, कंसेप्ट था, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन था, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने देखा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री सेक्शंस की अगर बात करें तो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने शुरू भी किया था मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सारा चीज़ देखा, चाहे वो ब्रिटिश का जो आगमन था, जो मतलब आप बोल सकते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के नाम से जो टॉपिक है वो देखा, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट नवाब्स थे, चाहे बंगाल के हो गए, चाहे वो कार्नेटिक वार हो गया, चाहे अगर बोल सकते हैं हैदराबाद हो गया, मराठास हो गए। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। फिर 1857 की रिवोल्ट की हमने बात की, जिसमें हमने सारे लीडर्स का पार्टिसिपेशन देखा, किस किस जगह से वो पार्टिसिपेट किए हैं, कौन कौन से जगह से, कौन से डेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर गवर्नर जनरल्स के बारे में हमने समझा, वॉइस रॉयस के बारे में समझा। तो वो सारा चीज़ हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। आप लोगों को वो चीज़ याद रखना है, तो रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पढ़ाई के लिए होता है, जो हमारे कंपटीशन के लिए होता है, वो होता है रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, और इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, तभी जाकर आप एग्जाम में सफल होंगे, आपका जो मतलब परीक्षा में सफल होंगे और अच्छे आप रैंक लाएंगे। तो चलिए, हम आज का जो क्लास है दोस्तों, ये आज के क्लास में हम लोग 1857 का रिवोल्ट हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने सिविल अपराइजिंग्स भी कंप्लीट किया था, जो हमारा पिछला लेक्चर था। अब कुछ टॉपिक और बचा है इंपॉर्टेंट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आप जानते हैं जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो हमारे आज के समय में जो भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो आपको आज जो जो शिक्षा मिल दिख रहा है आपको, जिस तरह से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, वो इस तरह से नहीं था। जो स्कूल का कल्चर चल रहा है, जो कॉलेज का आज का कल्चर है, वो एक ब्रिटिश के दिया, क्या है, ब्रिटिश के द्वारा दिया गया है। फिर गवर्नमेंट, जो देश आजाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाई। जैसे आज के समय आप देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुआ है, तो बहुत सारे स्टेट ने उसे लागू भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लागू किया। तो शिक्षा का नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, वोकेशनल एजुकेशन को कुछ महत्व दिया गया उसमें, और बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स उसमें किए गए हैं। लेकिन फिर भी हमें हिस्ट्री में जो पढ़ना है, वो एजुकेशन सिस्टम शुरू कैसे हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं, शुरू में जो हम लोग पढ़ते थे, संत के सामने जाना है, आपने देखा हो वैदिक सोसाइटी में हमने पढ़ा किस तरह से लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, किनको किनको शिक्षा ग्रहण करने का अलाउंस था, कौन कौन को हक था कि वो शिक्षा ग्रहण करे, किसको मतलब उस हक को मारा जाता था, मतलब उनको शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता था। अब जानते हैं, जो शूद्र कम्युनिटी से आते थे, जो वैश्या से आते थे, जो मतलब लोअर कास्ट से आते थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिनको बोला जाता है, वो सारा क्या थे उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं थे, उनको शिक्षा आपको नहीं दिया जाता था। लेकिन ये फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने रिफॉर्म की बात की, जैसे आप राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करें, चाहे दयानंद दयानंद जो सरस्वती जी उनकी बात करें, तो वो बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए हिस्ट्री में, आप जानते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो उन्होंने शिक्षा में कुछ रिफॉर्म लाया, कुछ सुधार लाया, तो ये समाज सुधारक थे। तो इस तरह से शिक्षा का क्या बदलाव हुआ, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कॉलेज खोला। और उनका जो मकसद था दोस्तों, ब्रिटिश का अगर मकसद देखे तो ये भारत को एक जो एजुकेशन लिटरेट सोसाइटी नहीं बनाना चाहिए, सिविलाइज सोसाइटी वो नहीं बनाना चाहती थी, वो चाहती थी काम निकालना। तो वो उतना ही शिक्षा देती थी ब्रिटिश, मतलब गवर्नमेंट लोगों को उतना ही शिक्षा उनके द्वारा दिया जाता था, जिससे क्या वो एक क्लर्क का जॉब, मतलब जो कैलकुलेशन का जॉब हो जाए, किसी तरह का जो बैंकिंग का जॉब हो जाए, जो लोअर ग्रेड का जो जॉब हो जाए, वो सब जॉब वो क्या कर ले, कंप्लीट कर। मैं थोड़ा सा उनको पढ़ाया लिखा, उतना भी ज़्यादा शिक्षा, और ज़्यादा शिक्षा दे देंगे तो वो अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो रिवोल्ट कर देंगे। ये ब्रिटिश के मानना था। तो ब्रिटिश क्या करती थी, शिक्षा उतना ही देती थी जितना उसका काम निकल जाए। जो ऑफिस वर्क है, जो क्लरिकल जॉब है, जो लो पोस्ट जॉब है, वो जॉब क्या हो, इंडियंस द्वारा किया जाए, क्योंकि वो बाहर से ब्रिटिश सिटीजन को तो ला नहीं सकती है इतना भारी मात्रा में कि आओ यहाँ पर जॉब करो, यहाँ सैलरी दिया जाएगा, फिर तो अपने घर चले जाओ छुट्टी में। तो इस तरह से कर नहीं सकती है। तो इस तरह से मेनली एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया था। तो हम लोग, चलिए, ये सारा पूरा एक स्टोरी था जो आपको पता होना चाहिए। अब जो इसमें फैक्ट्स है दोस्तों, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वो हमारे लिए क्या यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था जो शुरू किया था, उसमें ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा हाथ था। जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था, चाहे वो मदरसा की बात करें, चाहे हम लोग कॉलेज की बात करें, तो अगर देखें तो फर्स्ट मदरसा जो सेटअप किया था ब्रिटिश इंडिया के, वहाँ
कौन सा जगह में किया गया था? फर्स्ट मदरसा व सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया एट कलकत्ता, तो कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया था। फिर अगर नेक्स्ट देखें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये सर विलियम्स जोन्स द्वारा किया, जो ब्रिटिश क्या था, सिटीजन था, जो ब्रिटिश इंडिविजुअल था, इसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर जो फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय की बात करें तो ये शुरू किया गया था फाउंडेड एट वाराणसी बाय जोनाथन डंकन, तो ये भी ब्रिटिश सिटीजन था। मेनली जब ये अंग्रेज के द्वारा ही खोला गया था, क्योंकि इसमें इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता था लोगों को कि वहाँ का जो जो काम है, जो मतलब लोक क्लरिकल जॉब है, उस तरह के काम को किया जा सके। तो ये सब चीज आपको याद रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें, वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, तो वेलेस्ली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था कलकत्ता में। तो ये क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नाम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन और वेलेस्ली, ये आपको नाम याद रखना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली द्वारा खोला गया था, फाउंड किया गया था। फिर संस्कृत में महाविद्यालय की बात करें, संस्कृत कॉलेज ही पूछा जाता है, तो वो जोनाथन डंकन द्वारा खोला गया था। उसी तरह से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था, वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। तो जो वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम खोजा गया, तो जो खोला गया था, उसमें बताया जाता है कि उसने किया था कि ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जैसे आप सिविल पोस्ट का जो आज जॉब आप खोज रहे हैं, चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम हो, वो सारा जॉब के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 साल का, 1.5 साल का। उस ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कराने के लिए कॉलेज बना, जैसे आप यूपीएससी क्लियर करते हैं आपको लवासना भेजा जाता है, वहाँ ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे आप बीपार्ड में जाते हैं, अगर बिहार बीपीएससी आप क्लियर करते हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, कि आपको किस तरह से जिला में, किस तरह से अपने ब्लॉक में, मंडल में काम करना होता है। तो वो सारा चीज़ सिखाया जाता है। उसके लिए ब्रिटिश सिविलियंस को मतलब ट्रेंड करने के लिए यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर दिया गया है जो ऑप्शन है यहाँ पर, दादा भाई नरोजी, माइकल मधुसूदन दत्ता, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, हु ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। जो पेरिस का जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी था, उस सोसाइटी का मेंबर्स किसको दिया गया था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कौन है? माइकल मधुसूदन दत्ता। तो ये ब्रिटिश में, मतलब इंग्लैंड में मेनली रहते थे, तो इनको यहाँ पर यह चीज बनाया गया था। फिर देखे द इंग्लिश हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश मैन हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। तो भगवत गीता आप जानते हैं किताब है, महाभारत का एक पार्ट है, सेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे तो मेनली 18 अध्याय हैं, 700-800 से ऊपर श्लोक है, बहुत अच्छी बुक किताब है, ग्रंथ है, इसको पढ़े, बहुत नॉलेज है इसमें। तो ये चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो ये अब देखेंगे अंग्रेजों का ये काम होता था कि वो इंडिया के कल्चर को समझना चाहती थी, सिविलाइजेशन को समझना चाहती थी, लोगों के भाव को समझना चाहती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंग्लिश के जो मतलब स्कॉलर्स थे, जो ब्रिटेन के स्कॉलर्स थे, वो यहाँ इंडिया आते थे, वो रिसर्च करते थे। यहाँ के जो मनुस्मृति हो गया, चाहे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वो उस पर रिसर्च करते थे। और वो हिंदी लैंग्वेज हो, तो वो लैंग्वेज नहीं जाते, तो वो क्या सबसे पहले करते थे? कन्वर्ट करते थे। आपने देखा मुगल सब क्या किया? पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, संस्कृत को। तो ये ले क्या करते थे कि भगवत गीता संस्कृत में लिखा, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। तो ये मतलब ब्रिटिश का काम होता था कि यहाँ के कल्चर को वो समझा जाए। फिर फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदासा का जो फेमस वर्ड था शकुंतला, आप जानते हैं कालिदास द्वारा यह लिखा गया शकुंतला, तो ये इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट, ये सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मेन जो रीजन था मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले का, तो क्या था कि एजुकेटेड इंडियंस हो, जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, मैंने बताया ना, जो क्लर्क का जॉब हो सकता है, या पियन का जॉब है, उस तरह का छोटा छोटा जॉब के बड़े जॉब, जो ऊंचे पद का जॉब होता था, पोस्ट का होता था, वो ब्रिटिश सिटीजन द्वारा किया जाता था। मेनली ब्रिटिश से लोग आते थे, ब्रिटेन से आते थे, वो काम करते थे। लेकिन जो छोटा जो पोस्ट होता था, क्लर्क का, फाइल ट्रांसफर करने वाला जो काम होता है, या किसी तरह का गार्डिंग का काम होता, वो किसको दिया जाता? यहाँ पर मेनली इंडियंस को दिया जाता। उसके लिए फिर शुरू किया गया था एजुकेशन सिस्टम। फिर अगर देखें यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था? मेनली इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ अमाउंट पैसा भी दिया गया था, और इसमें ही एजुकेशन का चर्चा किया गया था कि एजुकेशन को यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी आपको 1823 में आया। फिर ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी भी आया, आपको वहाँ पर देख सकते हैं। ओरिएंटलिस्ट एंजलिस्ट क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट होता है कि एक विवाद छिड़ गया था दोस्तों, दो समूहों के बीच में, कि कुछ ब्रिटिश चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम हो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज हो। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है? जो हमारा मातृभाषा है, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसमें शुरू किया जाए एजुकेशन। अभी आज देखते हैं, आज भी एक बहुत बड़ा समस्या बन गया मदर टंग का। कहीं आपको फोर्स किया जाता है, आप मैथिली बोलिए, कहीं हिंदी बोलिए, कहीं मराठी बोलिए। तो इस तरह का जो लैंग्वेज का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ब्रिटिश के समय भी शुरू हो गया था। तो वो भी मतलब कि लड़ते थे कि हम एजुकेशन इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, या मतलब किसी और लैंग्वेज में दो। तो आज भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी चल रहा है, इसमें बहुत सारा विवाद भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो ओरिएंटलिस्ट क्या कौन लोग होते थे, जो कि मेनली फोकस करते थे कि लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ाएं, जो मतलब लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया जाए, जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, वो लैंग्वेज किस में हो, हिंदी में हो या कोई मदर टंग में हो, कोई यहाँ का अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज हो। लेकिन एंग्लिसिस्ट का मतलब क्या होता था कि वो लोग होते थे जो चाहते थे कि इंग्लिश में प्रमोट करें। जैसे एंग्लिसिस्ट में आप देखेंगे मैकॉले के बारे में, मैकॉले आप जानते हैं, जो मैकॉले था उनको मैकॉले टीबी मैकॉले बोला जाता है। उसका क्या काम था कि मतलब इस तरह के लैंग्वेज को प्रमोट करना, इंग्लिश को, कि लोगों में एक हीन भावना आए हिंदी के प्रति, हीन भावना आए अपने लैंग्वेज के प्रति, और वो ब्रिटेन को जो इंग्लिश लैंग्वेज को एक महान लैंग्वेज समझा। आज भी देखेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं उनको एक महान, मतलब थोड़ा सा एक ऊंचा दर्जा भी लोग दे देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड वो यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, उनको लगता है बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ये मतलब ब्रिटिश का एक माइंडसेट था, एक कल्चर था जो ब्रिटिश क्रिएट करना चाहता था, एक मतलब कल्चर क्रिएट करना चाहता था अपना, कि मतलब पूरे लोगों को लगे कि ब्रिटिश जो है क्या, एक सिविलाइज सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड पर्सन है। तो इस तरह का चीज यहाँ पर किया गया था। तो इसमें क्या किया था, जो चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख जो एजुकेशन पर ग्रांट किया गया था, फर्स्ट टाइम, पहली बार किया था। ये आपको याद रखना, कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813 में। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जितने भी चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, कौन कौन सा उसमें एक्ट में क्या चेंजेस हुए थे, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें दोस्तों आगे, अगर देखें तो चार्ल्स वुड डिस्पैच अगर बात करें, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था, एक ब्रिटिश सिटीजन था, उसी के नाम से ये डिस्पैच बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो ये वुड डिस्पैच था, इसमें बताया गया था, कुछ ग्रांट्स भी दिया गया था। ये रिलेटेड किससे था, एजुकेशन सिस्टम से था। मतलब इसमें भी कुछ कुछ एजुकेशन सिस्टम से पॉलिसी लाया गया था कि किस तरह से इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली को जारी किया जाए, उस तरह से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का इसने क्या किया, यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया कि यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाए। In the Hunter Commission report, a special emphasis was laid on the development of primary education. तो मेनली जो हंटर कमीशन था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हंटर कमीशन किससे रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम से। तो हंटर जो कमीशन था उसमें क्या था कि यहाँ पर किसी तरह का अगर देखें आप, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम से लेकर कुछ बात कही गई थी, जिसमें मेनली जो फोकस किया गया तो प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है, जो नर्सरी से केजी 1-2 के स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, 5 तक के स्टूडेंट को प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है। मेनली उस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर फोकस किया जाता था। फिर अगर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन देखे, जो कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, 15 अगस्त 1906 में। तो ये डेट आपको यहाँ पर याद रखना। फिर अगर सैडलर कमीशन की बात करें, ये एजुकेशन से ये भी रिलेटेड था। तो कमीशन की अगर क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको कमीशन पूछ देता है कि हंटर कमीशन इन हिस्ट्री, इन मॉडर्न हिस्ट्री वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था, एजुकेशन था। सैडलर कमीशन भी क्या था, एजुकेशन से। चार्ल्स वुड डिस्पैच, लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये चार्ल्स वुड डिस्पैच का मतलब क्या होता। तो ये भी क्या था, एक शिक्षा प्रणाली से क्या था, रिलेटेड था। फिर अगर देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन इन द ईयर 1917 में। कब कमीशन अपॉइंट किया गया था, 1917। फिर हमने बात किया ना लॉर्ड मैकुले, जो टीवी मैकुले उसका पूरा नाम था, वो एक इंग्लिश एजुकेशन को क्या करता था, वहां पर फोकस करता था। तो ये भी अपना मतलब बोलते हैं एक बनाया था कि मतलब टेस्ट क्या हो, इसने बोला भी था कि इस तरह से इंडियंस को ट्रेंड किया जाए कि उसका जो टेस्ट हो इंग्लिश हो, उसका पहनावा क्या हो इंग्लिश हो, उसका लैंग्वेज क्या हो इंग्लिश हो, लेकिन उसका जो ब्लड हो वो इंडियंस हो। मतलब खून से आप क्या है, इंडियन से भारतीय हैं, लेकिन आपका टेस्ट, आपका सोच, आपका जो थिंकिंग है, या आपका जो पढ़ने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका खाना, वो सारा इंग्लिश से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो अपने आप को आप मतलब जो जो लोग इंग्लिश नहीं जानते उसको आप हीन भावना से देखेंगे। तो ये टीबी मैकुले द्वारा आपको ब्रेन में आपको बोल सकते हैं इम्पार्ट किया गया था, मतलब एक कल्चर को उस तरह से बनाया गया था। ये इनका मतलब बोलते एक साजिश था। फिर ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड, ये ऐसा ही नहीं होता दोस्तों कि सिर्फ मारपीट से ही आपको दबाव दिया जाता है कि हाँ, धमकाया जाता है कि तुम ये करो वो करो। बहुत सारा चीज कल्चर से भी डेवलप किया जाता है कि लोग को हीन भावना मन में डाला जाता है। तो ये सब ब्रिटिश का काम होता था। फिर ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, जो कि मेनली टीबी मैकुले द्वारा ही क्या किया गया था, इसको प्रपोज किया गया था, बताया गया था इस पॉलिसी को यहाँ पर शुरू किया जाए। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो टीबी मैकुले का हमने यहाँ पर फिगर भी लिया है, इस तरह का ये बंदा था आपको, लॉर्ड मैकुले मिनट के नाम से भी इसका एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ था, जो पॉलिसी बना था। तो अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं, तो आपको यही नहीं कि वन लाइनर है तो मैं सीधे यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ और छोड़ दे रहा हूँ। जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा, कुछ उसमें कंसेप्ट छिपा हुआ, तो वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी तो जो फैक्ट है वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं, चाहे आप
किसी तरह का थ्योरी बना के रटिए या किसी तरह का आप गाना गा के रटिए, ये सब आप पर डिपेंड होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, मतलब ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, तभी जाकर ये कोर्स आपके लिए सफल होगा, आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो मैकुले द्वारा किया गया था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इसे मैकुले मिनट ऑफ 1835 किया था। हमने अभी बात किया फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। तो जो फिल्ट्रेशन थ्योरी था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका क्या मतलब था कि मैकुले क्या चाहता था कि यह इस तरह का बंदा था, यह चाहता था कि जो ब्रिटिश का पैसा है, जो अंग्रेज का पैसा है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं करें, कम पैसा में क्या करें, बहुत आदमी को, बहुत सारे मतलब जो भारतीय नागरिक है उसको हम क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। और शिक्षित भी उतना ही करना है जितना हमारे लिए जरूरी है। जो लो कलर के जॉब है, जो लो पोस्ट का जॉब है, लो ग्रेड जॉब है, उसमें हमको क्या करना है, उसको रिक्रूट करना है। तो इसके लिए मैकुले क्या करता था दोस्तों यहाँ पर, कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था कि मतलब कुछ मासेज ऑफ पीपुल, मतलब जैसे अगर 100 लोग हैं, अगर मान के चलिए सोसाइटी में 100 लोग हैं, तो 100 लोग में हमको 100 लोगों को क्या करना, एजुकेट नहीं करना, मतलब शिक्षा नहीं देना। उसमें से हम क्या करेंगे, 20 से 30 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे कि मतलब इतना शिक्षा दे देंगे कि वो 20-30 लोग जाके क्या करें, फिर अपने आदमी को शिक्षा दें। समझे? तो इस तरह से था कि मतलब कम मास को एजुकेट करना, वो जाके फर्दर नीचे के जितने सोसाइटी के जो लोग हैं उसको एजुकेट करे। इस तरह का मैकुले का क्या था, एक सोच था, और इसी सोच को बढ़ावा भी दिया गया उस समय में, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। तो ये चीज फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको था, मतलब इसे फिल्टर करना है। फिल्टर आप सब प्रोडक्ट को नहीं करते हैं, कोई भी चीज को आप फिल्टर करते हैं, वो छोटा चीज को फिल्टर करते हैं। तो ये उसी इंसान को फिल्टर करता था, और उस इंसान को फिल्टर करके वो ट्रेंड करता था, और वो इंसान जाकर फर्दर मतलब कि शिक्षा को क्या करता था, बढ़ाता था। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो मैकुले द्वारा किया गया था। फिर अगर देखें, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रेन ऑफ, तो ये कौन था, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। तो हमने बेंटिक की बात की, बेंटिक हमने पढ़ा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, ये पूरा नाम याद नहीं रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। जो 1829 का जो समय था दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि जो सती पर जो रूल बनाया गया था, एंटी सती लॉ करके बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, बेंटिंग के समय बनाया गया था, जिसमें राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय, उन्होंने लेजिस्लेचर के पास गया था, वो वहाँ पे एक नियम बनाए थे कि एक मतलब कानूनी अपराध है कि सती का जो प्रथा है उसे बंद किया जाए। तो ये विलियम बेंटिक उस समय क्या था, एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन था वो भी शुरू किया गया था। फिर फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी आपको खोला गया, कहाँ कहाँ खोला गया, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, कलकत्ता था, कौन सा चीज था, कलकत्ता था, और कौन सा था, मद्रास था। फिर अगर तब बॉम्बे देखे तो ये 3 एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट सेंटर था, वहाँ पर लोगों को ट्रेंड किया जाता था, पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी खोला गया, जो आज भी यूनिवर्सिटी फेमस है, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, आईटी बॉम्बे भी आप सुनते हैं। तो नाम तो मुंबई हो गया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसे भी बॉम्बे बोला था, कलकत्ता हाई कोर्ट। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो पहला जो महिला के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाया गया वो मुंबई में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ बनाया गया, ये मुंबई में बनाया गया। ये किसके, डीके कार्वे, जो फर्स्ट बताया जाता है कि मतलब इन्होंने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, डीके प्रोफेसर डीके कार्वे के द्वारा ये फर्स्ट मुस्लिम ने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में खोला गया था। द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया गया था, जो कि एक हिंदी बोल सकते हैं कि मतलब इंडियंस द्वारा किया गया था, ये ब्रिटिश का नहीं था, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। आप जानते हैं बाल पाल, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, जैसे लाल लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो गए। तो ये तीनों बहुत बड़े मतलब एक रिवॉल्यूशनरी थे, बहुत बड़े बोल सकते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी थे, जिन्होंने मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया था। तो ये डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। जो कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ, और ईयर आपको दिया गया, इस तरह के ईयर एग्जाम में कभी कभी कॉन्लोजिकल ऑर्डर में पूछ दिया जाता है। तो हिंदू कॉलेज क्या है, कलकत्ता में 1817 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। दिल्ली कॉलेज क्या हुआ, 1824 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, इसके बाद हुआ। फिर मायो कॉलेज अगर देख ले 1875 में हुआ। फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज देखे, जिसे आप आज आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एक समय में बोला जाता, जो अलीगढ़ में है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना।
फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, ये दोनों ब्रिटिश सिटीजन थे। तो हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो मतलब किसके साथ मिलकर ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था। ये हिंदू कॉलेज, मैं दिल्ली वाला हिंदू कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाद में खोला गया था। ये हिंदू कॉलेज जो ब्रिटिश के समय में खोला गया था, ये किसके द्वारा खोला गया था, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। किसके मदद से, डेविड हेयर के मदद से। और ये कौन था, अलेक्जेंडर डफ, तो इसके मदद से ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर दिया गया है कि जो मोहन, अगर यहाँ पर देखे तो ये चीज आप याद रखिए, मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय, हु हैड विग्रसली एडवोकेटेड फॉर द रिलीजियस एजुकेशन। इन्होंने मतलब रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी को ही खोला। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा मतलब एक ये चीज़ था कि उन्होंने मतलब जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो रिलीजियस में एजुकेशन देने के लिए इन्होंने एक बढ़ावा दिया था मदन मोहन मालवीय। अब हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ही हुड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ बनारस हिंदू, हमने बोला ना बनारस, बीएचयू का अगर बोले तो लॉर्ड हार्डिंगे का भी क्या था, एक फाउंडेशन था, उसने फाउंडेशन रखा। फिर अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा यहाँ पर दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल। तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। ये एग्जाम में दोस्तों यूपीएससी में ही पूछा गया था। ये जो आपको दिया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में ही पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी बीपीएससी ये सारे एग्जाम में ये बार बार रिपीट किया गया, बेथुन स्कूल। तो यहाँ के ये फर्स्ट सेक्रेटरी भी रहे हैं, ये मतलब मेनली संस्कृत के प्रोफेसर थे ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया। जो अब विधवा जो जो महिला है, जो मतलब विडो रीमैरिज एक्ट है, वो इन्हीं के समय में लाया गया था, ईश्वर चंद विद्यासागर के समय में। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो ये हमारा था एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कुछ हम और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। अब क्या था कि दोस्तों जब एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आएगी, लोगों में शिक्षा का एक बोल सकते हैं, शिक्षा लोगों ने ग्रहण किया, लोगों को शिक्षा मिला, एजुकेशन लोगों को मिला, स्कूल गए, कॉलेज गए, तो पढ़ना लिखना जान गए, तो वो न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे, उनको पता चल जाएगा कि देश में क्या हो रहा है, ब्रिटिश का क्या है। वो लिखना भी शुरू कर दिए। बाहर से जितने भी पढ़ के आए थे, चाहे वो बैरिस्टर हो, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, या मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने एक न्यूज़पेपर अपना पब्लिश करते थे कि लोगों में एक जागरूकता फैले, लोगों को पता चले कि ब्रिटिश हमारे साथ, अंग्रेज हमारे साथ क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, हमारे ब्रेन को ड्रेन किया जा रहा है, हमारा वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है, लोगों में एक हीन भावना मतलब कि क्या दिया जा रहा है, हीन भावना की तरह से लोगों को देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे किसान हो या कोई भी हो। इस तरह का चीज़ों को मतलब कि बताने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए, जागरूक करने के लिए आपको प्रेस का जो मतलब रिपोर्ट का, आज भी देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको क्या होता है, खबर का पता चलता। अब घर बैठे बैठे आपको पता चल रहा है देश में क्या हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं किसी तरह का कुछ केस हो गया, कुछ घटना घट गई, तो आपको क्या होता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है। आज के समय सोशल मीडिया, बहुत सारा फेक न्यूज़ भी है, तो इसका मतलब आपको बैड इम्पैक्ट भी है, गुड इम्पैक्ट भी है। तो प्रोज कौन सा दोस्तों सब चीज़ का होता है। गवर्नमेंट इस पर भी आप कंट्रोल कर रही है, जो हमारा फैक्ट न्यूज है कि बहुत सारा अब इंफॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का आज के समय में एरा चल गया है, जब सोशल मीडिया का जब से विकास हुआ है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस था। हम देखते हैं कौन कौन से इसमें, देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको मेंस लिखना है, तब आपको डेवलपमेंट ऑफ प्रेस के बारे में क्या इसका योगदान रहा है हमारे भारत के स्वतंत्र करवाने में, भारत को गुलामी से हटवाने में, या बोल सकते हैं भारत को आज़ादी दिलवाने में क्या भूमिका रहा है प्रेस का। ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं, वहाँ मतलब लिखना होता है। लेकिन जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, या किसी तरह का पीटी का, स्टेट पीटी पीसीएस हो गया, या किसी तरह का आप वनडे एग्जाम है, उसमें मेनली आपको पूछा जाता है किसके द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, कौन से न्यूज़पेपर को बैन किया गया था, कौन से ईयर में बैन किया गया था। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना होता है। तो द फर्स्ट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था, बंगाल गैजेट था। कौन था, बंगाल गैजेट था, जो कि आपको यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर अगर देखें यहाँ पर अगर बताया गया है, जो ऑप्शन दिया गया, वेलेस्ली, हेस्टिंग, जॉन एडम, डलहौजी, ये सब क्या था, गवर्नर जनरल था।
सबसे पहले जो यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप अप्लाई किया। सेंसरशिप क्या होता है कि मतलब प्रेस को रोकना, कोई तरह का अगर पेपर है कुछ तरह का इंफॉर्मेशन गलत छाप देती है, ब्रिटिश के खिलाफ छाप देती है, अंग्रेज के खिलाफ, तो अंग्रेज क्या करता था, उस पेपर को ही बंद कर देता, जब्त कर, कुर्की जब्त हो जाता था, पूरी तरह से प्रॉपर्टी जब्त हो जाता था। और उस समय जो पेपर छापता था, जो जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी या किसी तरह के लोग जो छापते थे पेपर, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, एडिटर को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये सबसे पहले वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगर देखें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, इस कौन कौन इसमें थे जो जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, यहाँ पर रिपील किया था, खत्म किया था, वो लॉर्ड रिपन थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। इसमें क्या था कि मतलब अपने लैंग्वेज में आपको जो प्रेस अगर रिलीज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, मतलब जिसका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर पेपर रिलीज किया जाता है, प्रेस छापा जाता है न्यूज़पेपर, तो उस लैंग्वेज पर किसी तरह का मतलब क्या बोला जाता था, नियम कानून बनाया जाता था गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, इस तरह से न्यूज नहीं छापा जा सके, हमारे खिलाफ नहीं न्यूज नहीं छापा, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। लेकिन ये निकाला गया था लॉर्ड लिटन द्वारा, लेकिन लॉर्ड रिपन द्वारा क्या बताया गया था, उसे हटाया गया था। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट का जो यहाँ पर काम करते, जो पेपर लिखते थे, पेपर एडिट करते थे, छापते थे, तो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फर्स्ट इंडियन थे, जिनको जेल ही भेजा था गया था इसके लिए। उनका क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्होंने बहुत भूमिका अपना निभाई है किसमें, स्वतंत्र देश को स्वतंत्र दिलाने, स्वतंत्र कराने में। तो ये बाल गंगाधर तिलक का आपको नाम याद रखना, पहले जर्नलिस्ट थे जिनको जेल भेजा गया था। द पर्सन इन अमेरिका हु स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। ये फ्री इंडिया के नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तारकनाथ दास द्वारा। किसके द्वारा, तारकनाथ दास द्वारा। फिर जो पर्शियन वीकली है, ये कौन है, पर्शियन वीकली, मिरातुल अकबर। ये किया गया था आपको राजा राम मोहन राय द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय द्वारा क्या शुरू किया गया था, न्यूज़पेपर ही शुरू किया था, मिरातुल अकबर। फिर फर्स्ट जो हिंदी न्यूज़पेपर था, उद्दत मार्तंड, जो कि शुरू किया गया था, पब्लिश किया गया था, ये कलकत्ता से पब्लिश किया गया था। द प्लेस वेयर द इंडियन मिरर, जो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था, वो आपको वो भी कलकत्ता से 1880 में शुरू किया गया था। फिर अगर यहाँ पर देखें द लैंग्वेज इन विच फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर, जो गदर किया गया था वो उर्दू लैंग्वेज। गदर न्यूज़पेपर आप जानते हैं सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए से मेनली शुरू किया गया था। इसमें पूरी तरह से रिवॉल्यूशनरी आइडिया को पब्लिश किया जाता था लोगों के बीच। तो ये न्यूज़पेपर आपको कहाँ से शुरू किया गया था, मेनली सैन फ्रांसिस्को, के एग्जाम में ही पूछा गया था। तो ये गदर है, हिंदू में सबसे पहले पब्लिश किया गया था। फिर अगर यहाँ पर देखें और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वाज वीकली जर्नल। ये साप्ताहिक जर्नल था, सप्ताह में एक बार न्यूज़पेपर आता था, ये जर्नल था। अमृत बाजार पत्रिका था, ये आपको शिशिर कुमार घोष द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। फिर अगर देखें न्यूज़पेपर जो था, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू किया गया था, उसमें इंडिया का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया गया था। वो केसरी और मराठा में, केसरी और मराठा नाम से था। तो यहाँ पर जो मराठा है दोस्तों, ये क्या होता है, आपको हिंदी में मेनली न्यूज़पेपर है, और केसरी अगर देखें तो मराठी में न्यूज़पेपर है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो न्यूज़पेपर दैट एडवोकेटेड रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन स्ट्रगल वाज संध्या एंड युगांतर और काल। ये मतलब एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट आइडिया को पब्लिश करते थे कि लोगों को किस तरह से बताया जाए कि ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ के भगाया जाए, इस तरह के आइडियाज़ को पब्लिश, इसलिए इनको मतलब एक रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के नाम से जाना जाता था। तो ये संध्या, युगांतर और काल न्यूज़पेपर था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर था, ये किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो आपको याद रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें जो आपको बताया जाता है यहाँ पर, लीडर यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल विच वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स। ये सारे लीडर जो यहाँ पर शुरू किया गया था, जो कि न्यूज़पेपर का आपको यहाँ पर नाम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अगर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर देखें, यहाँ पर जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर था, ये नाम है आपको समाज, जो मतलब बोल सकते हैं न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसमें अगर देखें जो लैंग्वेज पब्लिश था, गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, ये सारा लैंग्वेज में क्या किया था, पब्लिश किया गया था। फिर उसी तरह से फर्स्ट एडिटर देखे इंडियन ओपिनियन का, वो मनसुख लाल नजर थे। द यंग इंडिया, ये आपको वीकली द होम रूल पार्टी द्वारा शुरू किया गया था। फिर फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू किया गया था, वो हिंदू पैट्रियोट था। जो हिंदू पैट्रियोट था वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता था जो इंडिगो मूवमेंट था, जो नील की क्रांति थी, हमने देखा था नील का खेतियाओं को जबरदस्ती करवाया जाता था किसानों द्वारा। तो ये चीज आपको किसने बताया गया था, हिंदू पैट्रियोट में, जो कि मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा यह न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। फिर फर्स्ट पर्सन देखे जो एफिलिएटेड थे इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम से, वो अरविंदो घोष थे। तो अरविंदो घोष द्वारा यह शुरू किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट,
ये आपको मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, तो इनके द्वारा इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर था यह शुरू किया गया था। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर देखें जो करेक्टली मैच ऑर्डर है, इसमें याद रखना कौन से न्यूज़पेपर कौन से लैंग्वेज में, जैसे भारत मित्र आपको हिंदी लैंग्वेज था, राष्ट्रमाता मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक आपको बंगाली में था। फिर उसी तरह से देखें दैनिक आज का शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, यह लीडर न्यूज़पेपर चलाते थे। नेशनल हेराल्ड था जवाहरलाल नेहरू का, इनके नाम से अभी देखेंगे, मतलब ऑफिस भी है नेशनल हेराल्ड, आपको न्यूज़पेपर अभी पब्लिश किया जाता है। फिर द पायोनियर न्यूज़पेपर भी आज पढ़ते हैं, जॉर्ज एलन द्वारा शुरू किया गया था, जो कि मतलब इंग्लिश सिटीजन था मेनली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर स्वदेश था गोरखपुर से शुरू किया गया था, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मेनली जो स्टेट पीसीएस होता है वहाँ पर या वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर हरिजन देखे तो ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, याद रखना। फिर अगर मराठी देखे, जो बहिष्कृत भारत था, जो मराठी फोर्टनाइटली मराठी लैंग्वेज में था, ये भी आपको बी आर अम्बेडकर द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर अगर यहाँ पर देखें हिंदू, आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। फिर वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर अगर केसरी देखें तो बाल गंगाधर तिलक, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। फिर बंगाली देखें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवसी जोगेंद्र नाथ, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था यहाँ पर, मोतीलाल घोष द्वारा। तो ये सारा न्यूज़पेपर है दोस्तों जो आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा स्लाइड था जो कि न्यूज़पेपर से मेनली रिलेटेड था, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों, जिसमें हम लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे सोशल रिलीजियस के जो मेनली लीडर थे जिन्होंने काम किया था सोशल रिलीजियस पर, और ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेनली ज़रूरी नहीं है, किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो स्लाइड में दिया गया उतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना। तो ये सारा जो लेक्चर है आपको दोस्तों यूट्यूब चैनल जो स्काई एकेडमी 360 नाम से, वहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में पढ़ाई कराया जाता है, प्लस ऑफलाइन सेंटर भी हमारा है। हम लोग यहाँ गाइडेंस प्रोग्राम प्लस जितने भी कोर्स हैं वो सारा कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और प्लस हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में कराए जाएंगे। और हमारा ऐप भी है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, स्काई एकेडमी के साथ जुड़िए। और कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, दिस वीडियो।